हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12 सीबीएसई की इंग्लिश बुक विस्तास बुक का 8th चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड बाय ज़ित्काला शाह एंड बामा। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने ज़ित्काला शाह के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे बामा की स्टोरी। तो सबसे पहले हम जस्टिफाई करते हैं कि ये जो सब टाइटल है वी टू आर ह्यूमंस, क्या ये एप्ट है, क्या ये सही है या नहीं। देखिए, जो बामा है वो एक लो कास्ट की लड़की है और वो देखती है कि अपर कास्ट के जो लोग हैं वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोअर कास्ट के लोगों को। उनको ये लगता है कि उनके अगर खाने को, चीजों को टच कर दिया जाएगा तो वो खराब हो जाएंगे, वो पोल्यूट हो जाएंगे। और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो उनके लिए काम करते हैं, उनके आगे बाउ डाउन करते हैं, सर झुकाते हैं। तो उसकी अंदर ही अंदर ये स्पिरिट बन जाती है कि वो रिवोल्ट करना चाहती है इस इनजस्टिस के अगेंस्ट। उसको बहुत टेरेबल लगता है, वो एजिटेटेड फील करती है। वो समझ नहीं पाती कि किस तरीके से ये कितना इनह्यूमन है कि एक इंसान को दूसरे इंसान को ऐसे ट्रीट करने का हक होना ही नहीं चाहिए। वो चाहती है कि उसके कास्ट के जो लोग हैं उनको भी इज्जत मिले, उनको भी ऑनर किया जाए। उसका जो ब्रदर होता है अनान, वो उसको बोलते हैं कि इन सब चीजों से तुम छुटकारा पा सकते हो अगर तुम हार्ड वर्क करो, अच्छे से पढ़ाई करो तो सब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। पर उसके लिए तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट आना पड़ेगा क्लास में, तभी तुम बहुत सारे दोस्त भी बना पाओगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लड़की अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहती है, अपने कास्ट के लोगों के लिए फाइट करना चाहती है, उसकी जर्नी की एक झलक यहाँ पे दी हुई है। इसके लिए ये जो टाइटल है बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अब डिस्कस करते हैं बामा का कैरेक्टर स्केच। जो बामा है वो एक स्मॉल इनोसेंट गर्ल है जो कि एक दलित कम्युनिटी को बिलोंग करती है साउथ इंडिया में। वो अनअवेयर होती है उस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो कि कास्ट के बेसिस पे की जाती है। वो सरप्राइज हो जाती है ये देख के कि ऐसी डिस्टिंक्शन भी होती है क्लास और कास्ट के बेसिस पे। और फिर जब उसको उसका भाई बताता है रियलिटी तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो प्रोटेस्ट करना चाहती है उसके अगेंस्ट। और वो एस्टॉनिश हो जाती है ये रियलाइज करके कि ऐसा होता है कि अमीर लोग गरीब लोगों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। लगता है उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी खो दी है, गायब कर दी है, लूज कर दी है। हम भी तो ह्यूमन बींग्स हैं। तो वो रिवोल्ट करने की इच्छा रखती है, प्रोटेस्ट करने की इच्छा रखती है इन इविल्स के अगेंस्ट। वो अपने भाई को भी ये बात बताती है और उसका भाई उसको बताता है कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है जो ऐसे बदलाव लेकर आ सकती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो कंस्ट्रक्टिव पाथ पे जाएगी, वो हार्ड वर्क करेगी, क्लास में टॉप आएगी और इस तरीके से वो विन करेगी सबकी रिस्पेक्ट और एक रोल मॉडल बन जाएगी सब दलित विमेन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इस लेसन में डिस्क्राइब किया गया है एक फन लविंग गर्ल के बारे में जो ऑब्जर्व करती है कुछ अलग सी चीजें अपने आसपास, अपनी स्ट्रीट में। जब वो ये इंसिडेंट नोटिस करती है तो फिर उसे पता चलता है कि सोसाइटी में रियलिटी क्या है, जो कंट्री है उसमें किस तरीके से अनटचेबिलिटी अभी भी चल रही है। अब हम समरी शुरू करते हैं। तो जो राइटर हैं वो स्टोरी को शुरू करती हैं और बताती है कि जब वो एक स्टूडेंट थी 3rd क्लास में तो उन्होंने कभी किसी को ये बोलते हुए ओपनली नहीं सुना था कि अनटचेबिलिटी क्या होता है या ये एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेटली उसने ना तो कभी देखा था ना कभी महसूस किया था। उसके लिए तो बहुत एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस था ये कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, क्योंकि शी वॉजंट अवेयर। तो राइटर बताती है कि एक बार वो अपने स्कूल से घर आ रही होती हैं और उन्होंने कंधे पे अपना बैग टांगा होता है, पुराना बैग, और जो डिस्टेंस था स्कूल का घर से वो लगभग 10 मिनट्स का था, पर उसको 30 मिनट्स लग जाते थे घर पहुंचने के लिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि रास्ते में ना वो बहुत टाइम वेस्ट करती आती थी, स्ट्रीट्स पे देखती हुई, फन करती हुई, गेम्स खेलती हुई कि क्या हो रहा है आसपास। तो वो देखना पसंद करती थी नॉवेल्टी, मतलब कुछ नई चीज को, फ्रेशनेस को, ऑडिटीज को, ऑडिटी मतलब अजीब चीजों को। जब वो इन चीजों के क्रॉस आती थी वहां पे खड़े होके वो देखना शुरू कर देती थी, शॉप्स में देखती थी, बाजार को देखती हुई आती थी और उसको ये करना बहुत पसंद था। तो जो राइटर है वो डिस्क्राइब करती है कि उस टाइम पे चीजें कैसी थी उसकी स्ट्रीट में, उनके बाजार में।
तो वो बताती है कि या तो एक मंकी परफॉर्म कर रहा होता था स्ट्रीट पे, या फिर एक स्नेक चार्मर होता था जो स्नेक को डांस करवा रहा होता था म्यूजिक प्ले करके, और फिर वो स्नेक को एक बॉक्स में रखता था और टाइम टू टाइम उसको बाहर निकालता था, डिस्प्ले करता था। वहां पर एक साइक्लिस्ट भी था जो कंटिन्यूसली साइकिल को राइड कर रहा होता था पास्ट 3 डेज से, और इतना पेडल कर रहा होता था कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, ऐसे लग रहा होता था कि जैसे वो किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे। तो कुछ लोग आते थे, उसकी शर्ट के ऊपर पिन कर जाते थे, चिपका जाते थे 1 रुपए का नोट, जो उसे और इनकरेज करता था और वो कंटिन्यूसली साइकिल चलाता जाता था। और इसके अलावा वहां पर स्पिनिंग व्हील्स थे, और वहां पर मरियट्टा टेम्पल था, और वहां पर ना बहुत बड़ी बेल लगी हुई थी, मतलब टेम्पल के अंदर जैसे होती है। और वहां पर पोंगल ऑफरिंग होती थी, एक पर्टिकुलर डिश कुक की जाती थी वहां पर जो राइस की बनी होती थी पोंगल के दौरान, और टेम्पल के बाहर ही उसे सर्व किया जाता था। इसके अलावा वहां पर ड्राइड फिश मिलती थी जो कि बेची जाती थी गांधी जी के स्टैचू के नीचे। अब वो डिस्क्राइब करती है कि जो वहां पर स्टॉल्स थे वो स्वीट्स के लगे होते थे, फ्राइड स्नैक्स होती थी, और दुकानें एक दूसरे के साथ साथ ही थी, मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर थी। वहां पर स्ट्रीट लाइट्स थी जो ना वॉयलेट कलर में टर्न हो जाती थी ब्लू से। और वहां पे एक ट्राइब थी नरी कुरावन, जो साउथ इंडियन ट्राइब है, वो भी देखने को मिलती थी। और वहां पे लीमर जो एक एनिमल है जो मंकी जैसा दिखता है, वो एक केज में बंद था। वो कहती है उसके अलावा वहां पर नीडल्स बेची जाती थी, क्ले बीड्स बेची जाती थी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जाते थे जो कान को साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये जो साइट थी जहां पर अलग अलग चीजें उसको दिखाई देती थी, ये बहुत एंटरटेनिंग था, और एक्चुअली उसको प्रिवेंट करता था कि वो टाइम पे घर पे ना पहुंचे। तो जो राइटर है वो बताती है कि कई बार वहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लोग आते थे जो स्ट्रीट पे खड़े होके, स्टेज पे खड़े होके स्पीच लेक्चर डिलीवर करते थे सब लोगों को। और इसके अलावा वहां पर स्ट्रीट प्ले होते थे, पपेट शो होते थे, स्टंट्स होते थे, जिसको वो बोलती है नो मैजिक नो वंडर स्टंट्स होते थे जो स्टेज किए जाते थे उस स्ट्रीट पे। तो बेसिकली वहां पर रेगुलरली कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग एक्ट होता रहता था स्ट्रीट्स पे। उसके बाद वो बताती है कि हालांकि ये सब कुछ हो रहा होता था, स्ट्रीट्स पे स्टेज किया जाता था, पर इसके भी अलावा वहां पर कॉफी क्लब्स होते थे बाजार के अंदर, और उसको बहुत अच्छा लगता था वहां पर बैठ के देखना कि किस तरीके से वेटर्स जो हैं वो कॉफी को ऊपर से एक जग से डालते हुए दूसरे जग में ठंडा करते थे। वहां पर कुछ लोग बैठे होते थे अपनी शॉप्स के बाहर, कुछ लोग अनियंस चॉप कर रहे होते थे और अपनी आईज ना साइड पे रखते थे ताकि अनियन की वजह से उनको आंसू ना आ जाए। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो राइटर बताती है, वो कहती है कि एक ना आमंड का पेड़ था, जो बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, और उसके जो फ्रूट्स थे वो हवा की वजह से इधर उधर चले जाते थे। तो ये जो साइट था ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग था, और उसको रोकता था कि वो वहां पर रुके, देखे, ऑब्जर्व करे। तो उसे ऐसे लगता था कि उसकी जो लेग्स है उसको किसी ने पकड़ के टाई कर दिया कि वो घर ना पहुंचे, बस यहाँ पर देखती रहे। तो वहां पर अलग अलग तरीके के जो सेलर्स होते थे बाजार में, उनकी लाइन लगी होती थी, और अकॉर्डिंग टू द सीजन वो लोग ना फ्रूट्स बेचते थे, जैसे मैंगो, क्यूकम्बर हो गया, सब्जियां हो गई, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, पाम सिरप, गुआवा, जैक फ्रूट, मतलब वो सब बेचा करते थे। तो जो राइटर है उसने भी काफी सारे सेलर्स को देखा था कि वो अलग अलग तरीके की स्पाइसी स्वीट स्नैक्स बेचते हैं, पायसम बेचते हैं, हलवा बेचते हैं, बॉइल्ड टेमरिंड सीड्स बेचे जाते हैं, आइस्ड लॉलीज बेची जाती है। तो जो राइटर है वो एक अच्छी ऑब्जर्वर थी, मतलब ये यही रिफ्लेक्ट करता है, हर चीज को, छोटी छोटी चीज को जो मार्केट में हो रहा होता है उसको ऑब्जर्व करती थी। तो राइटर कहती है कि एक दिन की बात है, ये सब कुछ देखते हुए, स्केट्स प्लेस देखते हुए, ब्यूटीफुल चीजें देखते हुए, फाइनली वो अपने स्ट्रीट में एंटर करती है, अपनी गली में एंटर करती है, और वो देखती है ऑपोजिट साइड स्ट्रीट के एक न्यूली मेड थ्रेशिंग फ्लोर होता है। थ्रेशिंग फ्लोर वो फ्लोर होता है, फ्लैट फ्लोर, जिसके ऊपर ना ग्रेन्स मारी जाती हैं ताकि ग्रेन और स्ट्रॉ को अलग किया जा सके। तो वो उसको दिखाई देता है। तो वहां पर लैंडलॉर्ड जो थे वो बैठे हुए थे एक स्टोन शेल्फ के ऊपर, और वो देख रहे थे कि उनके फील्ड में किस तरीके से वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो वो डिस्क्राइब करती है कि जो लेबरर्स हैं वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं फील्ड के अंदर,
और वो बिलोंग करते हैं सारे के सारे लेबरर्स राइटर की कम्युनिटी को। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और वो किस तरीके से ड्राइव कर रहे होते हैं कैटल को पेयर्स के अंदर, फील्ड के अंदर हल वाने के लिए। तो अलग अलग तरीके के काम कर रहे होते हैं, कुछ सेपरेट कर रहे होते हैं ग्रेन्स को स्ट्रॉ से। और फिर वो बोलती है कि जो एनिमल्स है ना, उनके माउथ को बंद करके रखा होता है ताकि वो ग्रेन्स को खा ना जाए, जिस तरीके से वो अलग कर रहे होते हैं ग्रेन्स को। तो बहुत उसको इंटरेस्टिंग लगता है ये सब कुछ देखना, ऑब्जर्व करना। तभी वो देखती है कि एक एल्डर पर्सन जो उसके नेबरहुड में थे, वो बाजार से आ रहे होते हैं और उनके हाथ में ना एक पैकेट होता है कुछ स्नैक्स का। जिस तरीके से उस ओल्ड मैन ने उसको पकड़ा होता है और वो वॉक कर रहे होते हैं ना, वो हंस पड़ती है देख के। और वो बेसिकली उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के वो समझ जाती है कि इस पैकेट के अंदर या तो वड़ाई है, मतलब ग्रीन बनाना भाजी टाइप लग रहा था, क्योंकि ना उसके ऊपर ऑयली स्पॉट्स हो गए थे। तो उसे समझ आ गया था कि खाने में, जैसे हम देखते हैं तो पता लग जाता है ना जलेबी समोसा या क्या है, तो उस इंसान ने उस पैकेट को पकड़ा हुआ था कोने से, थ्रेड से। तो जो राइटर है वो सोचने लग जाती है कि इसने इस तरीके से क्यों पकड़ा हुआ है, ऐसे तो सारा का सारा सामान पैकेट से गिर जाएगा। तो वो जो ओल्ड मैन है वो लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं, उनके आगे बेंड करते हैं, रिस्पेक्ट दिखाते हैं और लैंडलॉर्ड को ऐसे करके जो सामान है वो ऑफर कर देते हैं बिना अंदर की चीज को टच किए। तो जो लैंडलॉर्ड है वो पार्सल उठाते हैं, अंदर से सामान निकालते हैं और वड़ाइज खानी शुरू कर देते हैं। ये सब देख के वो अपने घर वापस जाती है और सारा इंसिडेंट नरेट करती है कि ओल्ड मैन क्या कर रहा था और क्या हुआ अपने एल्डर ब्रदर को। और वो हंस रही थी ये सब कुछ सुनाते हुए कि उस ओल्ड मैन ने किस तरीके से उस पैकेट को हैंडल किया, पकड़ा हुआ था। पर उसका जो बड़ा ब्रदर होता है अनान, वो उसे बोलते हैं कि इसमें कुछ भी फनी नहीं है। वो मैन फनी नहीं एक्ट कर रहा था, वो ऐसे इसलिए एक्ट कर रहा था क्योंकि वो लोअर कास्ट से था। जो अपर कास्ट के लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनकी कोई भी चीज इम्प्योर हो हमारे हाथ लग के। इवन जो खाना है उसको स्ट्रिंग से इसलिए पकड़ा था ओल्ड मैन ने ताकि वो खराब ना हो जाए हमारे हाथ लग के। तो जब राइटर ये सब कुछ सुनती है अपने ब्रदर से तो वो बहुत उदास हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि अपर कास्ट के लोग इस तरीके की बिलीफ रखें उसकी कम्युनिटी की तरफ, इस तरीके से ट्रीट करें उसकी कम्युनिटी के लोगों को। तो उसको पता था कि जो वड़ाइज हैं वो पैक की जाती हैं बनाना लीव्स के अंदर, और जो पार्सल है वो उनके टच करने से तो पल्यूट हो ही नहीं जाएगा क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बनाना लीव्स है ना पैकेट के अंदर। तो उसको इतना गुस्सा आता है, उसका मन करता है कि वो वापस जाए और उनको जाके टच कर दे, उनको रेंच कर दे। रेंच का मतलब उनको खराब कर दे। पर फिर वो क्वेश्चन करती है खुद से कि हमें ये सब कुछ क्यों करने की जरूरत है, क्यों अपर कास्ट के लोगों के लिए हमें काम करने की जरूरत है। तो उसे बहुत बुरा लगता है उस एल्डर पर्सन के लिए जिनकी इतनी रिस्पेक्ट होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी ट्राइब में। और उसको लगता है कि उनको जाना ही नहीं चाहिए था, क्यों जाना पड़ रहा है उनको अपर कास्ट के लिए इस तरीके से सामान लाने के लिए और इतनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए उस इंसान के लिए जो वहां पर बैठा हुआ है। वो तो सिर्फ बैठ के अपने मुंह में ही चीजें डाल रहा है। तो ये जो थॉट था ये उसको बहुत गुस्सा दिला देता है। और उसके बाद जो राइटर है वो बोलती है कि अपर कास्ट के लोगों के पास क्या कुछ ज्यादा पैसा आ गया, बिकॉज दे हैव स्क्रेप्ड का मतलब सेव्ड 4 coins टुगेदर, डिड इट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स? कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने 4 पैसे ज्यादा कमा लिए तो वो किसी और को बुरे तरीके से ट्रीट करेंगे? मतलब बाकी लोग क्या ह्यूमन बींग्स नहीं है क्या? उनको ह्यूमन बींग्स के तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए? फिर वो सोचती है कि उसकी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ऐसे छोटे मोटे जो टास्क है वो करने ही नहीं चाहिए। खाना लेकर आना, उनको सर्व करना, उनके फील्ड्स में काम करना, उनसे वेजेस लेना, उनको ये सब छोड़ देना चाहिए। वी शुड नेवर डू एनी एक्स्ट्रा वर्क फॉर देम, उसको ये लगता है। तो जो राइटर के एल्डर ब्रदर होते हैं उनकी छुट्टियां हुई होती हैं, बेसिकली वो घर आए होते हैं छुट्टियों में, और वो बेसिकली एक स्टूडेंट होते हैं एक यूनिवर्सिटी में। तो एक बार की वो बात बताते हैं कि वो घर आ रहे थे नेबरिंग विलेज से, जहां वो गए थे कुछ बुक्स लेने लाइब्रेरी से। तो जब वो वॉक कर रहे थे एक इरिगेशन पॉन्ड के अक्रॉस, तो उनको एक इंसान रोकता है जो कि एक लैंडलॉर्ड होता है, उस एरिया का जो मालिक होता है, उससे उसका नाम पूछता है। तो वो बोलता है कि मेरा नाम अनान है। और फिर वो उससे पूछता है कि कौन सी स्ट्रीट में रहते हो। तो बेसिकली उसकी स्ट्रीट के बारे में इसलिए पूछा गया था क्योंकि वो उसकी कास्ट जानना चाहते थे।
तो जो अनान है वो बोलते हैं कि ये सारा का सारा इंसिडेंट मैंने तुम्हें एक रीजन के लिए सुनाया है। वो कहते हैं हमारा बर्थ जो हुआ है वो लो कास्ट के अंदर हुआ है और हमें इस तरीके से रिस्पेक्ट छीन के नहीं मिलेगी अपर कास्ट की। हम डिप्राइव्ड हैं इन सब राइट्स के लिए, लेकिन तुम्हें ये सब चीजें हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी लाइफ में तरक्की करनी पड़ेगी, ताकि जो डिसरिस्पेक्ट का टैग है वो तुम अपने से दूर कर पाओ। तो वो अपनी सिस्टर को सजेस्ट करते हैं कि तुम बहुत मेहनत से स्टडी करो, पढ़ाई में आगे बढ़ो, ताकि ऑटोमेटिकली लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तुम्हें कंपनी दें, तुम्हारे साथ एसोसिएट होना चाहें। तो ये जो वर्ड्स थे ना उसके बड़े भाई के, वो उसे डीपली टच कर देते हैं अंदर तक, और वो बहुत मेहनत करती है, मेहनत से पढ़ती है। जैसे एक पागल इंसान के ऊपर जुनून आ जाता है ना, बिल्कुल वैसे वो पढ़ती है। और वो फर्स्ट आती है अपनी क्लास में, बहुत सारे दोस्त बनाती है जैसे उसके भाई ने बोला था उसको। तो ये बेसिकली ये शो करता है कि किस तरीके से एक लोअर कास्ट की लड़की अपनी पढ़ाई करके सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना चाहती है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू नेक्स्ट। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।